नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। पीएम के ऐतिहासिक दौरे ने भारत की वैश्विक कूटनीति को दी नई दिशा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में मिली जगह। आईआईटी दिल्ली शीर्ष 125 संस्थानों में शामिल। तो पीएम ने कहा, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। मॉनसून की बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। तो गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के साथ 11 बांध हाई अलर्ट पर। और ईरान इजराइल संघर्ष 7वें दिन भी जारी। ईरान ने इजरायली अस्पताल पर दागी मिसाइल, तो इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर किया हमला। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास कर्मियों को सुरक्षित रहने का अलर्ट। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से देखेंगे। राज्यों से खबरें। सबसे पहले खबर बिहार से। बिहार में बनी रेल इंजन से पश्चिमी अफ्रीकी देश में ट्रेन अब दौड़ेगी। भारत अफ्रीका के देश गिनी को डीजल इंजन निर्यात करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में बने पहले इंजन को रवाना करने वाले हैं। राज्य के विकास के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अफ्रीकी देश गिनी में दौड़ेगा मेक इन बिहार का इंजन। बिहार का मढ़ौरा भारत की औद्योगिक क्रांति के नए अध्याय के साथ जुड़ने जा रहा है। लोकोमोटिव फैक्ट्री में बना इंजन अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल इंजन की खेप को मढ़ौरा से गिनी करेंगे रवाना। बिहार के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। मढ़ौरा में बना इंजन अब अफ्रीकी देश में दौड़ेगा। भारत पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी को डीजल इंजन निर्यात करेगा। इन इंजनों का निर्माण मढ़ौरा में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सारण जिले के मढ़ौरा में बने पहले इंजन को रवाना करेंगे। ये पहली बार है जब भारतीय रेलवे इंजन का निर्यात कर रहा है। भारत अगले 3 वर्षों में 150 डीजल रेल इंजन का निर्यात गिनी में करने वाला है। मढ़ौरा का कारखाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बना है। इसे अमेरिकी कंपनी वेबटेक और भारतीय रेल मिलकर चलाते हैं। ये हम लोग करीब 143 लोगो है इसमें, लोकोमोटिव्स, और करीब 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट है। ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है वेबटेक कंपनी को, जिसमें रेलवे की साझेदारी भी 26% है। इसके जो नए लोगो बन रहे हैं, जो एक्सपोर्ट लोगो बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो पहले के लोगों में नहीं है। जैसे कि इसका प्रोपल्शन सिस्टम है वो एसी बेस्ड है, एडवांस एसी बेस्ड है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें जो ब्रेकिंग एनर्जी है वो वापस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ट्रांसफर कर दी जाती है। भारत से जो इंजन निर्यात किए जाएंगे उसके साथ डिब्बे भी होंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम होगा। इससे एक साथ कई इंजनों को वायरलेस तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। इंजन का निर्यात रेलवे की कमाई को कई गुना तक बढ़ाएगा। 20 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जसौली के धरती पर हो रहा है और लाखों की संख्या में आज तक का जो भी सभा हुआ है, सभी सभा का रिकॉर्ड सिवान के जसौली में 20 जून को 10 बजे दिन में जो प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, आज तक का सभी रिकॉर्ड टूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार के दौरे पर पटना के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे।
ये ट्रेन मुजफ्फरपुर और बेतिया होते हुए गोरखपुर जाएगी। बिहार में बने इंजन की सप्लाई विदेश में होने से राज्य की छवि बेहतर होगी। इसके साथ ही विश्व पटल पर बिहार की एक ऐसी छवि विकसित होगी जिससे कई अन्य कंपनियां भी यहां अपना उद्योग लगाने के लिए प्रेरित होंगी, जिसका फायदा राज्य के लोगों को रोजगार के रूप में मिलेगा। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और बिहार के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2006 करोड़ रुपए से भी अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रदेश में वर्ष 2023 में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण योजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई और इस आपदा में प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ। आपदा में प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में आपदा राहत राशि जारी की और एक बार फिर अब सरकार ने आपदा राहत के रूप में एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी राशि जो है वो प्रदेश सरकार को मंजूर की है। हिमाचल प्रदेश में 2023 में मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं। इस आपदा में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी तो वहीं कई लोग बेघर हुए थे। केंद्र सरकार ने 2023 में लोगों के दर्द को समझते हुए राहत राशि प्रदान की थी और अब एक बार फिर प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत का हाथ बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल के पुनर्निर्माण व पुनर्वास योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से कुल 2006 करोड़ रुपए की करीब राशि हिमाचल को स्वीकृत की है ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिल सके। पिछले 1.5 साल में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने हिमाचल प्रदेश को कई बार झकझोरा है। फसलों से लेकर मकानों और सड़कों तक भारी नुकसान झेल चुके लोगों के लिए अब राहत की उम्मीद जगी है। प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार से प्रदेश को मिली सौगात का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस राहत राशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मुआवजा नहीं बल्कि एक बार फिर से प्रभावितों के जीवन को पटरी पर लाने की केंद्र की कोशिश है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता राशि जरूरतमंदों पर पारदर्शिता और प्रभावशाली तरीके से आवंटित करने का आग्रह किया है। TRF का जो स्टेट की ओर से जो क्लेम जो किया गया था, जिसका बार बार ये शोर कहता है कि पैसा नहीं मिला और कई तो शब्दों का चयन ऐसे कहते हैं कि फुटी कौड़ी नहीं मिली। मैं सोचता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पहले भी जब संकट आया था, बारिश के कारण नुकसान हुआ तो उस वक्त पे बहुत बड़ी मदद की हिमाचल प्रदेश के लिए और लगभग वो अमाउंट भी 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। गौरतलब है कि साल 2023 ने प्रदेश को कभी न भूलने वाले जख्म थे। प्राकृतिक आपदा के चलते करीब 503 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य को कुल मिलाकर 9711 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 169 भूस्खलन और 72 फ्लैश फ्लड की घटनाएं इस दौरान रिकॉर्ड की गई। इस आपदा के दौरान दिसंबर 2023 में राहत राशि के रूप में केंद्र ने प्रदेश को 633 करोड़ के करीब की अतिरिक्त सहायता प्रदान की थी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार केंद्र की मदद को नकारा जाता रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने केंद्र द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र से 2023 की आपदा के लिए मिली 2006 करोड़ रुपए की राहत राशि को ऊंट के मुंह में जीरे के समान करार दिया है। उन्होंने कहा कि नुकसान के आकलन के मुकाबले केंद्र सरकार से मिली राहत राशि काफी कम है। 17,000 करोड़ रुपए का अगर नुकसान है और इसमें से 2,000 से, तो आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कितने % पैसा आपको मिला है। तो वो ये है कि वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। वहीं प्रदेश की जनता ने केंद्र की मोदी सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इस राहत राशि से प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को अपने आशियाने बनाने में सहयोग मिलेगा। लोगों ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। हिमाचल के लिए बाढ़ क्षेत्रों के लिए पैसा जो दिया है वो 2006 करोड़ दिया है। वो हमारे जो जिसका नुकसान हुआ, जिस भाई का नुकसान आया, जहाँ भी उनको मिलना चाहिए। जो लोगों के घर बह गए थे या गरीब लोगों के घर उजड़ गए थे, रास्ते बह गए थे, उनको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने में और लोगों को आशियाना बसाने के लिए ये पैसा केंद्र का हिमाचल सरकार के एक राहत का पैकेज
केंद्र सरकार ने दिया है और मुझे विश्वास है कि हिमाचल सरकार इस पैसे को ठीक ढंग से खर्च करके और लोगों की जो सड़कें टूटी थी, पुल बह गए थे, मकान टूट गए थे, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। और ये मोदी है तो मुमकिन है। लोगों का जो रिएक्शन है वो काफी पॉजिटिव है। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में ही ये मुमकिन हो सकता था। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। और अब खबर झारखंड से, जहां मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है और पिछले 3 दिनों से राज्य में बारिश से राज्य शराबोर है। आफत की इस बारिश से लोग परेशान हैं। वज्रपात की घटना में कई जान भी गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से एहतियातन कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। झारखंड में इस बार मॉनसून थोड़ा विलंब से जरूर आया, लेकिन खूब आया। 3 दिनों की बारिश से समूचा राज्य पानी पानी है। कई स्थानों पर बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है, जिससे जिंदगी ठहर सी गई है। आने वाले दिनों में बारिश में थोड़ी कमी होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसके थमने की संभावना कम है। झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून का आगमन हो चुका है और बारिश की बौछारों से पूरा राज्य तरबतर है। कहीं सड़कें तालाब दिख रही हैं तो नाले नदियों जैसी उफान पर है और कहीं खेत डोभा नजर आ रहे हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप ने हर किसी को हैरान और परेशान कर रखा है। आम लोगों के यही है, सबको परेशानी है इसमें। जैसे कि अभी सब घर में सब मतलब पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, दुकान सब बंद है। बारिश के कारण एकाएक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके आगे कई पुल और पुलिया ध्वस्त होते दिख रहे हैं और आवागमन भी प्रभावित हुआ है। हालात यह है कि कई स्थानों पर पुलों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को और भी परेशानी हो रही है। बारिश के कारण बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पे पानी में जमाव के कारण लोगों का आना जाना बंद हो गया है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बारिश और वज्रपात की घटनाओं से जान माल की भी क्षति हुई है। पलामू और खूंटी जैसे जिलों में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। इधर बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। सभी लोगों से अपील है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। जो निचली एरिया में रहते हैं उनसे आग्रह है कि वो अकॉर्डिंगली अपने ऊपर के एरिया में मूव करें। एक तरफ जहां यह बारिश आफत बनी है, वहीं इससे जलप्रपातों की भी रौनक बढ़ गई है। जलप्रपातों में जहां पानी पूरी रवानी से बह रहे हैं, वहीं जलाशयों की खूबसूरती को भी 4 चांद लगा है, जिसका दीदार करने सैलानी पहुंच रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉनसून की मेहरबानी से किसानों के चेहरे खिल उठे और वो खेतों का रुख करने लगे हैं। झारखंड जैसे राज्यों में वर्षा आधारित खेती के लिए इस बारिश को काफी मुफीद माना जा रहा है। बहुत खुश है, नदी सब भर गया है, पूरा सूख गया था नदी नाला। बारिश भी सही समय में सही जवाब, बारिश भी आ गया। झारखंड में बारिश का यह सिलसिला थोड़ा लंबा चल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में इस बार मानसून की सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। काफी विगरस मानसून एक्टिविटी देखने को मिला है, जिसमें कि एक दिन में लगभग 5 सेंटीमीटर बारिश ऑन एन एवरेज झारखंड में देखने को मिली है। राज्य में आने वाले दिनों में बारिश में कमी आने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसके थमने के आसार कम है। झारखंड में राहत और आफत की बारिश जारी है। बारिश से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियां थम सी गई है। कुछ स्थानों पर जल जमाव के कारण ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है और मूसलाधार बारिश के कारण विद्युत और जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है। डीडी न्यूज के लिए सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है।
जब कोकोनट हिट किया जो जी यू टर्न लिया। सॉरी। इट्स ओके जेठा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जो जी इज अ कोकोनट बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर रखना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात सरहद से योग के संदेश की। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती हुई 1071 किलोमीटर की सबसे लंबी सरहद पर हिंदुस्तान की प्रथम रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल यानी BSF सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिए हुए है। दुश्मन की हर नापाक हरकत को मटिया मेट करने में BSF सक्षम है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और क्लाइमेट चेंज के बीच BSF के जाबाज 24 घंटे 365 दिन कठोर ड्यूटी करते हैं और इस तरह की ड्यूटी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान होना भी जरूरी है। यही कारण है कि सीमा के प्रहरियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा योग साधना है। डीडी न्यूज की टीम सूर्योदय के साथ जब राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर पहुंची तो सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद पर तैनात थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे। भीषण गर्मी, उमस और धूल भरी आंधियों जैसे हालात भी BSF के जवानों के राष्ट्र प्रथम के जोश के आगे नतमस्तक नजर आए। ड्यूटी पर तैनात जवानों की ये ऊर्जा योग से आती है। BSF की महिला अधिकारी अनीता ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। सजगता से ड्यूटी के लिए जवान का फिट रहना जरूरी है, इसलिए योग भी जरूरी है। विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान काफी सजगता से ड्यूटी करते हैं। अब जवान को सजगता से ड्यूटी करवाने के लिए हमें उसको फिट रखना बहुत जरूरी है और फिट रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करवाते हैं जिसमें योगा भी एक मेन अपना इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कई तरीके के रोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। जैसे बोला जाता है स्वास्थ्य ही धन है। BSF के जवानों ने बताया कि ड्यूटी के साथ साथ हम योग करते हैं जिससे हम फिजिकल व मेंटली फिट रहते हैं। इससे ड्यूटी भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। जब भी ड्यूटी से वक्त मिलता है योगा अभ्यास करते हैं। BSF द्वारा सुबह और शाम 1-1 घंटे का योग सेशन चलाया जाता है। ड्यूटी के दौरान हम अपने योगा करते हैं जिससे हम अपने आप को फिजिकल फिटनेस रखते हैं ताकि हमारा ड्यूटी करने में आराम रहता है और ठीक रहते हैं। और सुबह टाइम नहीं मिलता है तो हम शाम को करते हैं, ड्यूटी से जाने के बाद करते हैं ताकि पूरे दिन के हमारे दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम ना आए। सरहद पर तारबंदी के पास पेट्रोलिंग कर रहे जवानों को छोड़ जब हम आगे बढ़े तो सरहद पर सुबह का योगा अभ्यास सेशन जारी था। BSF के अधिकारी और सैकड़ों जवान एक साथ योग साधना में लीन नजर आए। योग प्रार्थना, चित्त एकाग्रता के लिए ध्यान योग, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार और ओम की ध्वनि के साथ अलग अलग योग कर रहे थे। योगा अभ्यास के पश्चात डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए BSF कमांडेंट PL सिंह ने बताया कि BSF में योग सेशन रखने का कारण है कठोर ड्यूटी के दौरान होने वाले मेंटल स्ट्रेस को कम या खत्म किया जा सके। BSF में भी सुबह और शाम दोनों टाइम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को योगा और PT का सेशन रखा हुआ है और योगा से जो है जवान का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का संतुलन बढ़ता है जिससे जवान
ऊर्जावान होता है और अपनी ड्यूटी दोबारा करने के लिए तैयार रहता है। देश की सरहदों पर विषम परिस्थितियों में कठोर ड्यूटी कर रहे जवानों के मेंटल पीस के लिए योग अभ्यास को उनकी दिनचर्या में शामिल किया गया है। परिस्थितियां विषम हो, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हो, कच्छ का रण हो या फिर हाई एल्टीट्यूड हो, इस तरह के हालात में फिजिकली फिट रहना और मेंटली स्ट्रांग रहना जरूरी है। ये सब कुछ योग से ही संभव है। हम योग करते हैं तो योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है और इसी कारण से हम और हमारे जवान अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। विषम परिस्थिति है और इस कठिन परिस्थिति में हमें फिट रहना, फिजिकली फिट रहना और मेंटली स्ट्रांग रहना जो बहुत जरूरी है और उसमें ये योगा का काफी योगदान है। प्रथम रक्षा पंक्ति बीएसएफ को प्रकृति का विजेता भी कहते हैं, क्योंकि वो हर तरह के मौसम में डटकर सरहदों की सुरक्षा करते हैं। तभी तो आप और हम चैन से घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। ऐसे में तुरंत फैसला लेने की क्षमता विकसित करने के लिए योग जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबर। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर मध्य प्रदेश से। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाने का लक्ष्य। सिकल सेल रोग के उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प को मध्य प्रदेश कर रहा है साकार। मध्य प्रदेश में सिकल सेल मित्र पहल की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास की सराहना की। सिकल सेल एक आनुवंशिक एवं असाध्य रक्त विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल रोग के उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प को मध्य प्रदेश दृढ़ता से साकार कर रहा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कई नवाचारों का शुभारंभ किया, जिनमें जेनेटिक काउंसलिंग जागरूकता वीडियो और प्रभावित गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक दिशा निर्देश और मॉड्यूल जारी करने के साथ ही लक्षित आयु वर्ग की
100% स्क्रीनिंग पूर्ण करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी निदेशालय के सहयोग से सिकल सेल मित्र पहल की शुरुआत भी की गई। हमने सबने संकल्प किया कि 2047 तक किसी हालत में इस सिकल सेल को समाप्त करेंगे और इसीलिए लगातार अभियान चला रहे हैं। राज्य में जो सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ 6 लाख नागरिकों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जनजातीय समाज के लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार के साथ जनजातीय समाज को भी आगे आना होगा। जनजातीय समाज की युवा पीढ़ी संकल्प ले तो 2047 तक इसका खात्मा किया जा सकता है। हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में ये रोग है तो जो काम करने वाला अधिकारी है उसको समझाकर, उसको प्रोत्साहित कर और डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी समझाकर प्रोत्साहित करके उसकी वाहवाही करके हमारे ज्यादा में ज्यादा बच्चे की अच्छी तरह जांच करे, उसको दवाइयां दे, वो भी हमको करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास की सराहना की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 33 जिलों में स्क्रीनिंग जारी है, जिसमें 20 जिलों के 89 विकास खंड एवं 13 अतिरिक्त जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मिशन के तहत 2047 तक सिकल सेल को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सतत और सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। ये केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में है, खासकर जनजातीय इलाकों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक इसको जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो संतोषजनक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि साल 2047 तक मध्य प्रदेश इस लक्ष्य को संपूर्ण रूप से पालेगा। बड़वानी से मेरे सहयोगी शिवपाल सिसोदिया, चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।